हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल अपस्टिक आर्या। और हम यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं क्लास 9th स्टैंडर्ड की है ये बुक। और चैप्टर नंबर 2 उसका आज हम स्टडी कर रहे हैं। एनसीईआरटी की बुक से आरबीएससी के नोट्स हमने यहाँ पर ऑलरेडी पहले वीडियो में देख चुके हैं। फास्ट रिवीजन के लिए आप 6th 7th 8th की फास्ट रिवीजन वीडियोस यहाँ देख सकते हैं। लेट्स स्टार्ट कि इस मैटर अराउंड अस इज प्योर, क्या हमारे चारों ओर जो चीज मिलती है वो शुद्ध है। शुद्धता की अगर बात करें तो सामान्य व्यक्ति के लिए शुद्धता का मतलब क्या होता है कि इसमें कोई मिलावट ना हो, मगर अगर वैज्ञानिकों की दृष्टि से बात करें तो वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कब कहता है जब उसमें मौजूद सभी कण, रासायनिक प्रकृति जो है उनकी वो एक समान है। एक शुद्ध पदार्थ एक ही पदार्थ प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते हैं तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों से मिलकर बने होते हैं, जैसे समुद्र का जल, खनिज, मिट्टी आदि सभी का मिश्रण है। मिश्रण क्या है? मिश्रण एक या एक से अधिक तत्वों और यौगिकों से मिलकर बना होता है। हम जानते हैं कि जल में जो घुले हुए सोडियम क्लोराइड के को वाष्पीकरण तथा आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, जिसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों से पृथक नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है, इसका यौगिक जो है वो समान है। तो ये हम कह सकते हैं कि उसमें एक ही तरह के जो अवयव पाए जाते हैं वे पदार्थ आपके क्या कहलाते हैं? शुद्ध कहलाते हैं। पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते। शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलाक्षिक गुण एक समान होंगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं। मिश्रण के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो मिश्रण के यहाँ पर जनरली समांगी और असमांगी दो प्रकार से यहाँ पर जो है वो पाए जाते हैं। इसमें नाम नहीं दिया है। ठीक है, नाम नहीं दिया है। जब हम विलयनों, निलंबनों और कोलाइड विलयों के बारे में इसमें सीधा इसमें बताया गया है, जबकि ये जो है ये राई हमने पढ़ा नहीं। एक मिश्रण ऐसा जिसकी बनावट समान हो, इस तरह के मिश्रण को हम कहेंगे समांगी मिश्रण या विलयन। तथा इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं: जल में नमक, जल में चीनी। दोनों समूह से प्राप्त घोलों के रंगों की तुलना करें। यदि दोनों समूहों के पास कॉपर सल्फेट का घोल है लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता पृथक पृथक है, यह दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रखते हैं। तथा स और द ने जो मिश्रण प्राप्त किया भौतिक दृष्टि से पृथक है। इस तरह से मिश्रण को क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। तो यहाँ पर जो मिश्रण है, हमने ऊपर पढ़ा था कि मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं। मिश्रण क्या है? जिसमें दो शुद्ध तत्व या यौगिक मिले होते हैं या दो से अधिक तत्व होते हैं, वो मिश्रण कहलाते हैं। मिश्रण दो प्रकार के होते हैं। पहला तो है आपका समांगी मिश्रण, जिसमें अवयव जो है वो समान रूप के होते हैं। और विषमांगी मिश्रण क्या होता है? जिसमें अवयव जो है वो समान रूप से नहीं होते हैं, वो आपके विषमांगी मिश्रण कहलाते हैं। विलयन क्या है? दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण, अगर यदि विलयन में उपस्थित दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण आपका क्या कहलाता है? विलयन कहलाता है। जैसे नींबू को जल में या सोडे में अगर आप घोलते हैं तो ये विलयन कहलाएगा। एक विलयन को एक ऐसे तरल पदार्थ के रूप में विचार करते हैं जिसमें ठोस, द्रव या गैस मिली हो, लेकिन प्रकृति में ठोस विलयन जो है यानी मिश्र धातु और गैसीय विलयन यानी वायु भी होते हैं। ठीक है, यहाँ हम देख सकते हैं कि विलयन का मतलब जो है वो सिर्फ द्रव से नहीं लिया गया है। यहाँ पर ठोस विलयन भी है, जिसे मिश्र धातु जो है वो ठोस विलयन है। और गैसीय विलयन में क्या आ गया? आपकी नेचुरल वायु जो है आपकी वो क्या आ गई? गैसीय विलयन है। एक विलयन के कणों में समांगिता होती है, यानी विलयन में जो उपस्थित अवयव है वो एक ही तरह के होंगे, यानी द्रव में द्रव और ठोस में ठोस। उदाहरण के लिए नींबू और जल का स्वाद सदैव समान रहता है। यह दर्शाता है कि इस विलयन में चीनी और नमक के कण समान रूप से वितरित होते हैं। मिश्र धातुएं क्या होती हैं? ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं जिनमें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं का मिश्रण माना जाता है क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं तब पृथक पृथक संगठन रखते हैं। जैसे पीतल जो है वो जिंक और कॉपर का मिश्रण है। तो आपका सवाल यहाँ से बनता है कि पीतल किससे बनता है? तो पीतल जो है वो जिंक प्लस कॉपर का मिश्रण है। किसी विलयन के दो भागों विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है। जैसे आपने एक गिलास पानी में आपने एक आधा नींबू काट कर डाला, तो यहाँ पर ये जो विलयन बना आपकी शिकंजी जिसको आप कहते हैं ये विलयन कहलाएगा।
ठीक है। इस विलयन में जो आपका ये पानी है जिसकी मात्रा ज्यादा है, तो उसे तो क्या कहेंगे, विलयन कहेंगे। और जो दूसरा घटक है यानी नींबू जो आपने इसमें डाला है उसको क्या कहेंगे, सॉरी, दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है तो उसे विलाय कहते हैं। विलयन का वह घटक जो प्राय कम मात्रा में होता है वो क्या कहलाता है, विलेय कहलाता है। तो यहाँ पर नींबू आपका क्या है, नींबू जो है वो है आपका विलेय, और पानी जो है आपका, पानी आपका क्या कहलाएगा, विलायक कहलाएगा। और दोनों का मिश्रण आपका क्या कहलाएगा, विलयन कहलाएगा। ठीक है। चीनी और जल का विलयन एक तरह घोल लिया तो इसमें क्या हो गया, चीनी तो क्या हो गया, विलेय हो गया, और जल आपका विलायक हो गया। आयोडीन और एल्कोहल का विलयन जिसे टिंचर आयोडीन के नाम से जाना जाता है, जिसमें आयोडीन क्या है, विलेय यानी कम मात्रा में है, और एल्कोहल विलायक है जो कि ज्यादा मात्रा में है। सोडा, जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में इनमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है, तो गैस क्या है, विलेय है। CO2 गैस और जल इसमें विलायक हो गया। वायु गैस में गैस का विलयन यह मुख्यतः दो ऑक्सीजन ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का समांगी मिश्रण है। तो नाइट्रोजन को क्या कहेंगे, नाइट्रोजन को हम विलायक कहेंगे, और ऑक्सीजन क्या हो गया हमारा, विलेय हो गया। विलयन के गुण, विलयन में क्या होता है, समांगी मिश्रण होता है, यानी गैस को गैस में, ठोस को ठोस में, और द्रव को द्रव में ही आपको मिक्स करना है, ये विलयन का गुण है। विलयन के कण व्यास में कितने होते हैं, 1 नैनोमीटर यानी 10 की घात -9 मीटर के बराबर होते हैं। आपका सवाल यहाँ से बनता है कि 1 नैनोमीटर में क्या होता है, तो 1 नैनोमीटर बराबर होता है आपका, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। आपको ये याद रखना है। आंख से नहीं दिखाई देते हैं विलयन के कण। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग जो है वो दिखाई नहीं देता है। ठीक है, विलयन में प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई नहीं देता, जबकि आपको हवा में तो क्या है, किसी भी झिर्री से अगर प्रकाश आता हुआ दिखाई देता है तो उसमें आपको कण भी दिखाई देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हवा में क्या होता है, वो कण जो है आपको धूप में दिखाई देते हैं, और विलयन में प्रकाश का मार्ग आपको दिखाई नहीं देता। छानने की विधि द्वारा विलयन के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता, यानी अगर आप शिकंजी को छान कर उसमें से फिर से नींबू का रस अलग करना चाहे तो पॉसिबल नहीं है। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन स्थायी है। यानी आपने जैसे किसी चीज में कोई कलर तो खैर उसमें से अलग नहीं कर सकते। जैसे आपने मिट्टी, एक बारीक मिट्टी घोल दी आपने पानी में, ठीक है, आप उसको ड्रिल करेंगे यानी हिलाएंगे तो आपको विलयन नजर आएगा। मगर थोड़ी देर बाद अगर आप उसको छोड़ देंगे फ्री तो क्या होगा, धीरे धीरे वो मिट्टी के बॉटम में नीचे जो है तही में, सतह में बैठ जाएगी। तो वो जो सतह में बैठ अगर गई तो वो जो विलयन है वो आपका क्या कहलाएगा, स्थायी विलयन नहीं होगा। ठीक है, उसको अस्थायी विलयन हम कहेंगे, यानी उसको हम छान कर अलग कर सकते हैं। विलयन की सांद्रता क्या कहलाती है, सांद्रता बेसिकली क्या चीज होती है कि किसी भी विलयन में जो आपने विलायक में जो विलेय आपने घोला है वो उसमें कितनी क्वांटिटी तक घोला है वो उसकी सांद्रता कहलाती है। ठीक है, एक सामान्य शब्दों में विलयन में पृथक पृथक मात्रा में विलायक और विलेय पदार्थ होते हैं। विलयन में मौजूद विलेय पदार्थ की मात्रा के आधार पर हम इसे तनु, सांद्र और संतृप्त घोल कहते हैं। तनु और सांद्र तुलनात्मक शब्द है। समूह ए और ब की बात यहाँ तुलना में तनु है। एक बीकर में नमक और दूसरे में चीनी अथवा बोरियम क्लोराइड मिलाकर अच्छे से हमने घोल लिया। जब विलेय पदार्थ और अधिक न घुले तब 5 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने के लिए बीकर को गर्म करें। विलेय पदार्थ को पुनः मिलाना यहाँ पर शुरू करें। क्या किसी दिए गए ताप पर चीनी, नमक अथवा बोरियम क्लोराइड की जल में घोली गई मात्राएं बराबर है? निश्चित तापमान पर उतना ही विलेय पदार्थ घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। दूसरे शब्दों में दिए गए निश्चित तापमान पर विलयन में विलेय पदार्थ नहीं घुलता है तो उसे हम क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन कहेंगे। जैसे एक पानी का ग्लास है, उसमें आपने शुगर घोलना शुरू किया तो एक लिमिट के बाद क्या होगा कि पानी इतना मीठा हो जाएगा कि उसमें शुगर जो है वो घुलना बंद हो जाएगी। तो अब वो जो आपका पानी का गिलास है उसको क्या कहेंगे, संतृप्त विलयन हम कहेंगे। और इस वक्त जो विलेय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। यानी इस कंडीशन में जितनी शुगर आपने उस एक गिलास में घोली है, जितनी घुल गई है वो उसकी क्या कहलाएगी, घुलनशीलता कहलाएगी। एक विलयन में विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है तो इसे असंतृप्त विलयन कहा जाता है। यानी हमें एक ऐसा संतृप्त विलयन बनाना है, जैसे कि एक ग्लास हमें ऐसा बनाना है जिसमें हम और शुगर नहीं अब घोल सकते। ठीक है,
मगर अगर हमने ऐसा विलयन बनाया है कि अभी उसमें गुंजाइश है कि उसमें हम 1 चम्मच शुगर और घोल सके, तो ऐसा विलयन क्या कहलाता है? असंतृप्त विलयन आपका कहलाता है। यदि विलयन में विलेय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसको हम क्या कहेंगे? असंतृप्त विलयन कहते हैं। यदि आप किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन लें और उसे धीरे धीरे ठंडा करें तब क्या होगा? तो हम अगर निश्चित ताप पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता भी क्या होती है? अलग अलग होती है। विलायक की मात्रा यानी द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा, जैसे आपने एक फिक्स ले लिया, भाई मैंने 1 लीटर यहाँ पर पानी लिया है, ठीक है। अब उस 1 लीटर पानी में जितनी शुगर आपने घोली है और एक लेवल ऐसा जिसके बाद शुगर का घुलना बंद हो गया है उसमें, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? शुगर की सांद्रता, ना सॉरी, विलेय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता यानी उस पूरे ग्लास में जो भी आपने शक्कर घोला है उसकी सांद्रता कहलाएगी। और इसको हम किससे जो है डिनोट करते हैं? विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलेय का द्रव्यमान यानी उस शुगर का द्रव्यमान और विलयन का द्रव्यमान यानी टोटल घुले हुए पानी का जिसमें शुगर घुल चुकी है उसका द्रव्यमान इंटू 100 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत मिलेगा। द्रव्यमान विलयन के आयतन प्रतिशत की बात करें तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन आपका क्या कहलाता है? आपका आयतन प्रतिशत यहाँ पर कहलाता है। विलयन के आयतन प्रतिशत की बात करें तो विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन आपका क्या कहलाता है? आयतन प्रतिशत कहलाता है। और इधर हमने क्या निकाला था? विलयन के आयतन प्रतिशत, और ये था, ये भी विलयन के आयतन प्रतिशत। 1 विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता को हमें परिकलित करना है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? विलयन का द्रव्यमान अब कितना हो गया? तो विलयन का द्रव्यमान क्या हो गया? एक तो विलेय का पदार्थ प्लस उसमें जो यानी शुगर और प्लस पानी दोनों का मिला के तो विलयन बना है, तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो 360 हमारा ये हो जाएगा। फॉर्मूला हमारा क्या है? विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत निकालने के लिए विलेय का पदार्थ तथा विलयन का द्रव्यमान। विलेय कितना है? कितनी शुगर डाली है हमने? इसमें 40 ग्राम शुगर डाली है और डालने के बाद टोटल लिक्विड का टोटल कितना हो गया? 30 हो गया। तो 40/30 इंटू 100 से हम यहाँ पर प्रतिशत द्रव्यमान निकाल सकते हैं। निलंबन क्या होता है कि यहाँ पर विषमांगी घोल जो ठोस द्रव में परिक्षेपित हो जाता है वो क्या कहलाता है? निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें विलेय पदार्थ कण घुलते नहीं हैं बल्कि माध्यम की समष्टि में निलंबित रहते हैं। ये निलंबित कण आंखों से देखे जा सकते हैं। यानी पानी में अगर आप मिट्टी घोलेंगे तो आप मिट्टी के कणों को आसानी से देख सकते हैं। वो पानी में लटके हुए रहते हैं, तो लटकना ही एक तरीके से क्या हो गया? निलंबन हो गया। जैसे आप वायु में भी देख सकते हैं, कई बार कार्बन जो उड़ता हुआ रहता है, धुएं का जो कार्बन है वो भी क्या है? एक तरीके से निलंबन हो गया। यह क्या होता है? एक विषमांगी मिश्रण होता है, बिल्कुल, क्योंकि वो चीज क्या है? उसमें घुल नहीं रही है। जैसे वायु में जैसे अचानक से धुआं निकलता है तो वो धुआं में दिखाई देता है, तो वो विषमांगी मिश्रण होता है। फिर धीरे धीरे क्या है? वो चारों तरफ फैल जाता है और हमें दिखाई नहीं देता। तो निलंबन जो है वो क्या होगा? विषमांगी मिश्रण का गुणधर्म है। आंखों से ही आप देख सकते हैं। निलंबित कण प्रकाश की किरण को फैला देते हैं जिससे उसका मार्ग जो है वो दृष्टिगोचर हो जाता है। जब इसे हम शांत छोड़ देंगे तो वो क्या होंगे? कण नीचे बैठ जाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि पानी को अगर मिट्टी को अगर पानी में अगर आप घोलते हैं तो मिट्टी के कण उसमें क्या रहेंगे? निलंबित वहां पर रहेंगे, यानी घूमते हुए आपको दिखाई देंगे। अगर आपने थोड़ी देर उसको घूमना अगर बंद करा दिया है पानी को, तो वो क्या होंगे? सारे नीचे पैंदे में बैठ जाएंगे और उसको आप छान कर भी अलग कर सकते हैं। यानी छानन विधि द्वारा इन कणों को मिश्रण से पृथक किया जा सकता है, इसलिए ये विषमांगी मिश्रण भी कहलाता है। जब सभी कण नीचे बैठ जाते हैं तो निलंबन समाप्त हो जाता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। तो निलंबन समाप्त होता है और विलयन में प्रकाश की किरण का प्रकीर्णन रुक जाता है। कोलाइड विलयन यहाँ पर क्या है? ये आपका एक थोड़ा सा मजेदार यहाँ पर सवाल बनता है। यहाँ पर हम देखेंगे कोलाइड या कोलाइडियन विलयन कौन सा है? कोलाइड के जो कण है विलयन में समान रूप से फैल जाते हैं। निलंबन की अपेक्षा कणों का आकार छोटा होने के कारण ये मिश्रण कैसा प्रतीत होता है? समांगी होता है, लेकिन वास्तव में जो विलयन है वो विषमांगी है, जैसे कि दूध। ठीक है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि अब जो हम विलयन बना रहे हैं उसके अंदर भी कण ऐसे हैं जो कि उसमें घुलेंगे तो नहीं, मगर वो इतने बड़े भी नहीं होंगे। जैसे मिट्टी है, मिट्टी के कण आपको बहुत बड़े दिखाई देते हैं, मगर दूध जो है एक कोलाइडी मिश्रण का उदाहरण यहाँ पर है।
कोलाइड कणों के छोटे आकार के कारण हम इसे आंखों से देख नहीं पाते, लेकिन ये कण प्रकाश की किरण को आसानी से फैला देते हैं, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। प्रकाश की किरण का फैलाना आपका क्या कहलाता है? टिंडल इफेक्ट कहलाता है। ये सवाल आपका यहाँ से बनता है। टिंडल नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। एक कमरे में छोटे छिद्र द्वारा जब प्रकाश की किरण आती है तो वहां पर टिंडल प्रभाव हम देख सकते हैं। आपने रोशनदानों से जो रोशनी आती है उसके अंदर आपने देखा होगा कि आपके कण के जो सॉरी कमरे के जो धूल के कण हैं आपको चमकते हुए दिखाई देते हैं, तो ये आपका कौन सा प्रभाव है? टिंडल प्रभाव है। कॉपर सल्फेट का विलयन टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है। दूध तथा पानी का मिश्रण जो है वो टिंडल प्रभाव दर्शाता है, क्योंकि दूध के अंदर क्या होते हैं? छोटे छोटे कोलाइडी कण मौजूद होते हैं। यह कमरे में मौजूद धूल कण कार्बन के कणों के द्वारा प्रकाश के फैलाने के कारण होता है। जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरण गुजरती है तो टिंडल प्रभाव हमको देखने को मिलता है। जंगल के कोहरे में छोटे छोटे जल के कण होते हैं जो कोलाइडी कणों के समान व्यवहार यहाँ पर करते हैं। ये चीज यहाँ पर देखिए, कोलाइडी की ये जो टेबल है आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी टेबल है कि कोलाइडी मिश्रण की अगर बात की गई है तो यहाँ पर इनकी अवस्था, माध्यम, प्रकार और उदाहरण, ये तीनों चीज आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ हम देखें कि परिक्षिप्त अवस्था, परिक्षेपण माध्यम, प्रकार और एग्जाम्पल उसके हैं कौन कौन से। ठीक है, तो कोहरा, बादल और यहाँ जो ये चीज है यहाँ हम देख सकते हैं कि परिक्षिप्त प्रावस्था, प्रावस्था का मतलब उसके अंदर कण कौन से घुले हुए हैं, और परिक्षेपण माध्यम यानी बड़ी चीज क्या है। जैसे कि हम देखेंगे कि जैसे हमने पानी और मिट्टी का जो हमने एग्जाम्पल लिया था, ठीक है, पानी और मिट्टी का जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें क्या है, यहाँ है, ये देखिए ये वाला, मिट्टी क्या है? ठोस है। ठीक है, मिट्टी क्या है? ठोस है। तो ये परिक्षिप्त अवस्था है। और उसके बाद पानी के अंदर ये मिट्टी घुली हुई है, यानी परिक्षेपण माध्यम कौन सा हो गया? अपना द्रव हो गया। इसे इसको जो नाम देंगे वो कौन सा देंगे? सॉल इसको नाम देंगे, और कीचड़ इसका बेस्ट एग्जाम्पल यहाँ पर हो गया। समझ में आया? माध्यम कौन सा? जिसके अंदर वो चीज घुली हुई है। परिक्षिप्त अवस्था, जो चीज उसमें घुली हुई है। जैसे कि हमने पानी और मिट्टी का लिया, जैसे कि हम इसमें हम देख सकते हैं, जैसे हमने शरबत बनाया, ठीक है, शरबत को हमने पानी में घोला, तो वहां पानी क्या हो गया? पानी हो गया हमारा परिक्षेपण माध्यम, जिसमें घोला है हमने। और किसको घोला है? शरबत को घोला है, यानी परिक्षिप्त प्रावस्था क्या हो गई? शरबत की जो अवस्था हो गई। अब उससे बनेगा कैसा? एरोसोल बनेगा, फोम बनेगा, इमल्शन बनेगा, सोल बनेगा, जेल बनेगा। ये इनकी क्या होती है? स्टेजेस होती है इस तरीके की। आप हायर क्लासेस में उनको डिटेल से पढ़ेंगे, और फिलहाल यहाँ जो नाम दिए हम उसे एज इट इज यहाँ पर याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात यहाँ पर करेंगे एरोसोल की। ठीक है, एरोसोल में अब यहाँ देखिए जो कोहरा है आपका, उसमें माध्यम क्या होता है? गैस यानी हवा होती है। हवा के अंदर द्रव की छोटी छोटी यानी पानी की बूंदें लिटकी हुई होती है, जिसे हम कोहरा कहते हैं, बादल कहते हैं, कुहासा कहते हैं। ये जो टाइप होता है जिसमें द्रव और गैस होता है, एरोसोल। ठीक है, हवा और सोल यानी लिक्विड का जो फॉर्म होता है यहाँ पर, तो ये जो चीज आपकी एरोसोल कहलाती है। ठीक है, दूसरा है ठोस और गैस। ठीक है, ठोस और गैस का कौन सा है कि माध्यम तो क्या है? गैस में ठोस कण लटके हुए हैं। ठीक है, तो धुएं में कार्बन के कण लटके हुए हैं। स्वचालित वाहन का निथारना, निथार, यहाँ पर वही है, वाहनों से चलता हुआ धुआं है, तो ये सब क्या है? एरोसोल में काउंट होता है। तीसरा आपका आता है यहाँ पर फोम। फोम में क्या है? माध्यम तो है द्रव, और उसके अंदर गैस जो है उसके कण उसमें लटके हुए हैं। तो ये आप देखेंगे शेविंग क्रीम में, आपके जो ब्रेड के ऊपर की क्रीम होती है वो भी एक फोम का ही है। ठीक है, इसके बाद आता है इमल्शन। इमल्शन में क्या होता है? दोनों ही फोम क्या होती है? लिक्विड में होती है, यानी माध्यम भी लिक्विड है और उसके अंदर जो उपस्थित प्रावस्था है वो भी लिक्विड है। जैसे पानी में हमने नींबू घोल दिया, जो दूध है, फेस क्रीम है, तो दोनों ही इसमें क्या आ जाते हैं? इमल्शन में द्रव द्रव आ जाते हैं। एक आता है नेक्स्ट आपका सोल। सोल में क्या है? जो फोम तो है वो लिक्विड है, उसके अंदर ठोस के कण घुले हुए हैं। कीचड़ आप उसमें सबसे, मैग्नीशियम मिल्क है यानी मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, तो ये आपकी क्या है? द्रव के अंदर ठोस है, जिसे हम सोल कहते हैं। चौथा आता है आपका फोम। अब इसमें क्या है? माध्यम तो है आपका ठोस, ठीक है, फोम जो स्पंज होता है ना वो, और उसके अंदर गैस के कण घुसे हुए हैं, यानी स्पंज जिसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है, जिसमें फोम है, रबड़ है, स्पंज है, प्यूमिक्स है,
तो ये सब क्या है, फोम के एग्जाम्पल है। जेल की हम बात करें तो जेल में क्या होता है, माध्यम तो होता है ठोस, आपने जेली टॉफी देखी होगी, पर उसके अंदर हल्का सा लिक्विड होता है। तो जेल इसका सबसे एग्जाम्पल बेस्ट है। जैसे पनीर है, पनीर होता तो सॉलिड है, मगर उसके अंदर अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, लिक्विड निकलेगा, तो वो आपका जेल कहलाता है। ठोस सोल की अगर बात करें तो दोनों चीज ठोस है, यानी माध्यम भी ठोस है और उसके अंदर जो घुला हुआ है वो भी ठोस है। यानी रंगीन पत्थर जो होते हैं, यानी एक स्टोन में दूसरे स्टोन के कण जो होते हैं, या दूधिया कांच जिसको कहते हैं, यानी ब्लर जो कांच नहीं होते खिड़कियों में लगाते हैं जिससे हमें आर पार दिखाई नहीं देता, दूधिया कांच जिनको कहते हैं, वो ठोस सोल है। तो अब हमें यहाँ पे याद क्या रखना है, एरोसोल। तो क्वेश्चन जो आएगा अपना जो वो ये आएगा कि एरोसोल किसका कॉम्बिनेशन होता है। तो एक तो चीज आप याद रखिए कि एरोसोल जो है, इसमें एरो आ रहा है यानी एयर आ रही है, तो एक तो गैस कंफर्म होना ही। दूसरा, एरोसोल यदि इसमें या तो द्रव हो प्लस एयर के साथ में, या फिर क्या हो, गैस हो, दोनों ही कंडीशन द्रव, सॉरी गैस तो है ही, द्रव हो या फिर क्या हो, ठोस हो। ठीक है, गैस के साथ में या तो द्रव है या ठोस है, दोनों ही क्या बना रहे हैं, एरोसोल यहाँ पर बना रहे हैं। नेक्स्ट उसके बाद में आता है आपका फोम। फोम कौन सी कंडीशन होगी कि द्रव और गैस, लिक्विड के अंदर अगर गैस घुसी हुई है, लिक्विड के अंदर गैस घुसी हुई है तो वो आपकी फोम कंडीशन बनाती है। इमल्शन में क्या होगा, इमल्शन में कौन सी चीज घुसी हुई है, इमल्शन आपका है दोनों ही चीजें आपकी, द्रव प्लस द्रव इसमें बना रहा है तो वो इमल्शन आपका आ गया। सॉल में क्या होगा, अब ये चीज आपको याद रखनी है, जो कीचड़ है वो सॉल का एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी द्रव के अंदर कौन घुसा हुआ है, ठोस घुसा हुआ है, ये आपका क्या कहलाता है, सोल कहलाता है। ठीक है, फिर उसके बाद में फोम। फोम वापस वही, यहाँ पर देखेंगे कि ठोस, ठोस के अंदर गैस। ठीक है, यहाँ पर गैस इसमें घुसी हुई है, किसमें, फोम में। द्रव के अंदर गैस घुसी हुई है या ठोस के अंदर गैस घुसी हुई है, दोनों ही कंडीशन में क्या कहलाएगा, वो फोम कहलाएगा। और ठोस सोल जब दोनों ही ठोस हो, ठीक है, कलरफुल आपके पत्थर है। और जेल क्या होगा कि ठोस के अंदर पानी घुसा हुआ है। ये बिल्कुल याद रखने वाली चीज है, ये इंपॉर्टेंट है, इससे 101% एक कोई ना कोई क्वेश्चन बनता है, और यहीं से बनता है कि एरोसोल किसका मिश्रण है, या फोम किसका मिश्रण है, या इमल्शन किसका मिश्रण है। बेसिकली एरोसोल और इमल्शन से यहाँ पर सवाल बनता है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर कोलाइड की, ये देखिए टिंडल इफेक्ट है, ये जो घने पेड़ हैं उसमें से ये धूप की रोशनी चल चल कर आ रही है, और उसमें हम प्रकाश के जो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कण है वो हम देख सकते हैं। कोलाइड क्या होगा, एक विषमांगी मिश्रण होगा। कोलाइड के कणों का आकार इतना छोटा होता है कि ये पृथक रूप से आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये इतने बड़े होते हैं कि प्रकाश की किरण को फैलाते हैं और उसके मार्ग को दृश्य बना देते हैं। जब इनको शांत छोड़ दिया जाता है तब ये कण तल पे बैठते हैं, अर्थात ये स्थायी होते हैं। ये छानना विधि द्वारा मिश्रण से पृथक नहीं किए जा सकते, किंतु एक विशेष विधि यानी अपकेंद्रीकरण तकनीक द्वारा ये पृथक किए जाते हैं। अपकेंद्रीकरण का मतलब क्या हो गया कि किसी भी चीज को इस तरीके से अपन गोल 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 घुमाते हैं लिक्विड को, तो उसमें जो ठोस होगा वो सारा कहाँ आ जाता है, यहाँ बीच में, यहाँ पर सेंट्रलाइज हो जाता है, तो वो आपकी कौन सी विधि कहलाती है, अपकेंद्रीकरण की टेक्निक कहलाती है। कोलाइड विलयन परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम से बनता है। यानी कोलाइड विलयन में दो चीजें होती है, एक तो परिक्षिप्त प्रावस्था और होता है परिक्षेपण माध्यम। यानी एक तो माध्यम जिसमें घोला जा रहा है, और परिक्षिप्त प्रावस्था जिसको घोला जा रहा है। विलेय पदार्थ की तरह का घटक, विलेयी पदार्थ की तरह का घटक परिक्षिप्त कण जो कि कोलाइड रूप में रहता है उसे परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं, तथा वह घटक जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था निलंबित रहती है यानी घुली हुई रहती है उसको क्या कहते हैं, परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। कोलाइड को परिक्षेपण माध्यम की अवस्था और परिक्षिप्त प्रावस्था के अनुसार वर्गीकृत किया गया है। और यहाँ पर कहा भाई, सारणी हमने ऊपर ही पढ़ ली पहले ही। ठीक है, उदाहरण के साथ समांगी विषमांगी मिश्रणों में भेद करना। विलयन, निलंबन और कोलाइड एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। निलंबन में क्या होता है, कण जो होते हैं वो मोटे होते हैं जिसे हम छान कर अलग कर सकते हैं, जबकि कोलाइड में क्या होते हैं, वे कण जो होते हैं वो इतने मोटे नहीं होते, थोड़े छोटे होते हैं जिसे हम नहीं छान सकते, यानी छान कर जिसे हम पृथक नहीं कर सकते। विलयन जिसमें समांगी अवयव मिले हुए होते हैं या विसमांगी अवयव मिले होते हैं मगर एक ही तरीके के विलय होते हैं, उसे हम विलयन कहते हैं। जैसे लिक्विड को लिक्विड में मिलाना, ठोस को ठोस में मिलाना, और द्रव को द्रव में मिलाना, ये विलयन आपका कहलाता है। संतृप्त विलयन मिलाने के लिए 36 ग्राम सोडियम क्लोराइड को 100 ग्राम जल में
293 केल्विन पर घोला गया है। इस तापमान पर इसकी सांद्रता प्राप्त करें तो सांद्रता अगर हम यहाँ पर निकालेंगे तो यहाँ हम देखेंगे कि 100 प्लस 36 तो कितना हो गया आपका 136/36। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो उसकी क्या कहलाएगी, सांद्रता कहलाएगी। हम पढ़ चुके हैं कि प्राय प्राकृतिक पदार्थ रासायनिक तौर पर शुद्ध नहीं होते। मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विभिन्न प्रकार की विधियां प्रयोग में लाई जाती है। पृथक करने से मिश्रण के प्रत्येक घटक के बारे में जानकारी प्राप्त करना और प्रयोग में लाना सुगम हो जाता है। विषमांगे मिश्रण को साधारण या भौतिक क्रिया द्वारा पृथक किया जा सकता है, जैसे हाथ से चुनकर छन्नी से छानना, जो हम प्रतिदिन व्यवहार में लाते हैं। कभी कभी मिश्रण से घटकों को पृथक करने के लिए विशेष तकनीकी का प्रयोग में लाया जाता है। रंग वाले घटक को नीले अथवा काले रंग की स्याही से कैसे पृथक कर सकते हैं। आधा बीकर जल लें, बीकर के मुख पर वाच ग्लास रखें, कुछ बूंद शाही वाच ग्लास पर डाल दें। अब बीकर को हम गर्म करना शुरू करें। हम शाही को प्रत्यक्ष रूप से गर्म नहीं करना चाहते हैं और ये सब हम वाष्पीकरण की क्रिया में देख सकते हैं कि किस तरीके से वाष्पीकरण की। शाही जल में रंग का एक मिश्रण है। इस तरह से हम विलयन से विलेय पदार्थ को वाष्पीकरण की प्रक्रिया से पृथक कर सकते हैं। दूध से क्रीम को कैसे पृथक करते हैं। आजकल हम बाजार में संपूर्ण यानी फुल क्रीम, टोन, डबल टोन प्रकार के दूध पॉलीपैक और टेट्रा पैक में पाते हैं। दूध के इस प्रकारों में भिन्न भिन्न मात्रा में क्या होती है, इनमें फैट होती है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे, सबसे पहले हमने एक परख नली ली और उसके अंदर अपकेंद्रीय यंत्र यानी सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन से इसे 2 मिनट तक अपकेंद्रित करें। अगर स्कूल में यह यंत्र उपलब्ध नहीं है तो यह प्रयोग आप अपने घर पर रसोई में अपनी मथनी जो है, यानी वही इस तरीके से गोल गोल घुमाने वाली एक मथनी होती है, या फिर मिक्सी में भी हम देखेंगे। अगर दूध को हम बहुत ज्यादा फेंटेंगे तो उसमें से क्रीम और बाहर निकलने लग जाती है। कभी कभी द्रव में मौजूद ठोस कण इतने छोटे होते हैं कि छानकर भी बाहर नहीं निकाल सकते। इन कणों को पृथक करने के लिए छानन विधि का उपयोग नहीं कर सकते। इन मिश्रणों को अपकेंद्रण विधि द्वारा वहां पर किया जाता है। इससे ये क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर डिपेंड होता है, यानी अभी अपकेंद्रीय बल पर ये टेक्निक आधारित होती है। इसमें क्या होता है कि जब इसे हम तेजी से घुमाएंगे तब भारी कण जो है वो नीचे बैठ जाता है और हल्के कण ऊपर ही रह जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, हल्के कण कौन से, जो उसके अंदर घुले हुए हैं। दूध के अंदर जो क्रीम के कण घुले हुए हैं वो हल्के कण होते हैं। जब हम दूध को गोल गोल घुमाते हैं तो क्रीम के कण क्या होते हैं, यहाँ पर इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाते हैं। प्रयोगशाला में हम यहाँ पर देख सकते हैं। और डेयरी और घर में क्रीम से मक्खन निकालने के लिए हम इसको मशीन में कपड़े धोने के लिए, जल निचोड़ने के लिए, इन सब चीजों में हम इस विधि को उपयोग में लेते हैं। दो अघुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे कैसे हम पृथक करते हैं। तो सबसे पहले हम मिट्टी के तेल और जल को पृथक करेंगे। तो इसमें तो क्या करते हैं, हम एक कीप यूज में ले लेते हैं। तो उस कीप से क्या होता है, फनल कीप होती है, जहां पर जल का लेवल, मिट्टी का लेवल, ये पृथक्करण कीप होती है। यहाँ पर नीचे धीरे धीरे इससे हम इसको बाहर निकाल देते हैं इस स्तर तक। जैसे ही इस स्तर तक आया और फिर इस नॉब को हम बंद कर देते हैं। तो ये इस तरीके की पृथक्करण कीप द्वारा हम मिट्टी के तेल और जल को अलग करते हैं। तेल तथा जल के अघुलनशील मिश्रण को पृथक करने में, धातु शोधन के दौरान लोहे को पृथक करने में इस विधि के द्वारा हल्के स्लेग यानी धातु मल को ऊपर से हटा लिया जाता है और भट्टी के निचली स्तर पर पिघला हुआ लोहा शेष रह जाता है। सिद्धांत के अनुसार आपस में नहीं मिलने वाले द्रव अपने घनत्व के अनुसार विभिन्न परतें पृथक कर ली जाती है। भाई दो अगर कोई लिक्विड ऐसे हैं जिसमें क्या होगा कि अपने जो द्रव हैं वो घनत्व के कारण आपस में मिक्स नहीं होते। अगर वो मिक्स नहीं होंगे तो फिर उसको हम क्या करेंगे, इस तरीके की पृथककारी कीप से हम अलग कर सकते हैं। नमक और कपूर को कैसे हम यहाँ पर अलग करेंगे। तो कपूर तो क्या है, हमने जैसे पहले भी पढ़ा है कि सीधा ठोस से क्या हो जाती है, वो गैस अवस्था में पहुंच जाती है। इस प्रकार उन मिश्रणों को जिनमें ऊर्ध्वपातन वाले अवयव होते हैं तो उसमें क्या करते हैं, हम उनको गर्म करते हैं। तो गर्म करने से क्या होगा, जो कपूर है वो कपूर सीधा उड़ के ठोस से गैस में परिवर्तित हो जाएगी और उसे हम ऊपर इस तरीके से फनल कीप लगाकर यहाँ पर देखेंगे। फिर वो वापस ठंडी होगी और उस ठंडी होगी और उस यहाँ पर इसमें कीप में यहाँ पर जम जाएगी। तो यहाँ से हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया द्वारा अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, इनको अलग करते हैं। तो यानी ये जो सवाल आपका बनता है वो यहाँ से बनता है कि ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया किस किस के लिए हो सकती है। अमोनियम क्लोराइड, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, और इसके साथ आपको कोई भी एक एक्स्ट्रा नाम दे दिया
तो उससे आप काली शाही में डाई एक ही रंग है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि छानक पत्र की एक पतली परत लें, इसके निचले सिरे पर 3 सेंटीमीटर ऊपर पेंसिल से एक रेखा खींच लें। उस रेखा के बीच में जल में घुलनशील काली चाय की एक बूंद रखें और इसे सूखने दें। जार बीकर परख नली में जल लें, उसमें इस छानक कागज को इस प्रकार रखें कि वह जल की सतह से ठीक ऊपर रहे। ठीक है, अब इसे शांत छोड़ दें। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की ओर उठे, सावधानी पूर्वक देखें यहाँ पर शाही के निशान को। क्रोमेटोग्राफी द्वारा काली शाही में विद्यमान डाइयों का पृथक्करण करना, तो ये क्रोमेटोग्राफी आपकी कहलाती है। इस तरीके से आप जब शाही के अंदर जो भी कंटेंट्स उपलब्ध है उनको आप अलग अलग करते हैं। तो जो शाही हमने प्रयोग की उसमें जल विलायक के रूप में है और जो डाई है वो विलय के रूप में है। जैसे ही जल छानक पत्र पर ऊपर की दिशा की ओर अग्रसर होता है, यह डाई के कणों को भी अपने साथ ले लेता है। प्राय डाई जो है वो 2 या 2 से अधिक रंगों का मिश्रण होता है। रंग वाला घटक जो कि जल में अधिक घुलनशील है, तेजी से ऊपर उठता है। इस प्रकार रंगों का पृथक्करण यहाँ पर संभव हो जाता है। मिश्रण से घटकों को पृथक करने की ये जो विधि है आपकी, ये क्या कहलाती है? क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। ग्रीक में क्रोमा का अर्थ रंग होता है। इस विधि का सबसे पहले रंगों को पृथक करने में प्रयोग किया गया था, इसलिए इसका नाम क्या आया? क्रोमेटोग्राफी आया। आपका सवाल बनता है यहाँ से कि रंगों को पृथक करने के लिए कौन सी विधि काम में ली जाती है? तो क्रोमेटोग्राफी काम में ली जाती है। यह एक ऐसी विधि है जिसका प्रयोग उन विलेय पदार्थों को पृथक करने में होता है जो एक ही प्रकार के विलायक में घुले होते हैं। तकनीक में विकास के साथ ही क्रोमेटोग्राफी में नई तकनीक का विकास हुआ, जिसके बारे में आप उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। डाई में रंगों को पृथक करने में, प्राकृतिक रंगों से पिगमेंट को पृथक करने में, रक्त से नशीले पदार्थों को पृथक करने में, इन सब में किसका उपयोग लिया जाता है? क्रोमेटोग्राफी का उपयोग यहाँ पर लिया जाता है। दो घुलनशील द्रवों के मिश्रण को कैसे पृथक करते हैं? घुलनशील द्रव, भाई दोनों ही आपस में लिक्विड हैं और दोनों ही घुल गए, जैसे एसीटोन और जल है। मिश्रण को आसवन फ्लास्क में ले लेंगे, फिर उसके बाद में हम इसे दो घुलनशील द्रवों को आसवन विधि से यहाँ पर पृथक करेंगे। ठीक है, फिर उसको गर्म करेंगे। एसीटोन जो है वो वाष्पीकृत होता है तथा संघनित होकर संघनन द्वारा बाहर निकालने पर इसे बर्तन में एकत्रित किया जाता है और जल जो है वो आसवन फ्लास्क में शेष रह जाता है। जब आप मिश्रण को गर्म करना शुरू करते हैं तब आप क्या अवलोकित करते हैं? कुछ समय के लिए किस तापमान पर थर्मामीटर का पाठ्यांक स्थिर हो जाता है, एसीटोन का क्वथन आ गया, ये सब देखेंगे। अब इस विधि को क्या कहेंगे? आसवन विधि हम कहते हैं। इसका उपयोग मिश्रण को पृथक करने में किया जाता है जो विघटित हुए बिना उबलते हैं, जिनके घटकों को क्वथनांक के मध्य अधिक अंतराल होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है इस वाले प्रोसेस के लिए। क्वेश्चन आपका यहाँ बनता है कि आसवन विधि किन मिश्रणों के लिए यूज में ली जाती है? तो आसवन विधि उन दो मिश्रणों के लिए यूज में ली जाएगी जिनके क्वथनांक में अंतर होगा। 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रवों जिनके क्वथनांक का अंतर कितना होना चाहिए? कम से कम 25 केल्विन होना चाहिए के मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। देखो, 2 या 2 से अधिक घुलनशील द्रव जिनके क्वथनांक जो है वो उनका 25 से भी कम है, उनके मिश्रण को पृथक करने के लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग यहाँ पर लिया जाता है। जिसे वायु से विभिन्न गैसों का पृथक्करण या पेट्रोलियम उत्पादों से उनके विभिन्न घटकों का पृथक्करण किया जाता है। तो इसमें क्या होता है? एक साधारण उपकरण द्वारा ही होता है ये, पर उसमें आप इतना आसानी से उनको पृथक नहीं कर सकते, तो उसके लिए प्रभाजी आसवन विधि का उपयोग लिया जाता है। तो इसमें क्या होगा कि आसवन फ्लास्क और संघनक के बीच में एक प्रभाजी स्तंभ का उपयोग इसमें किया जाता है प्रभाजी आसवन में। ये चीज इसकी आसवन विधि से थोड़ी अलग होती है। साधारण प्रभाजी स्तंभ एक नली होती है जो कि शीशे के टुकड़ों से भरा होता है। ये टुकड़े वाष्प को ठंडा और संघनित होने के लिए सतह प्रदान करते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पर 2.10 डायग्राम में देखा है। प्रभाजी आसवन में ये चीज यहाँ पर है, इसमें पानी फ्लो होता रहता है, जिससे क्या है कि यहाँ से जो गैस यहाँ पर आ रही है वो क्या होती है? यहाँ ठंडी हो जाती है और ठंडी होकर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल हो जाती है। तो ये हम यहाँ पर देख सकते हैं। वायु से गैसों को प्राप्त कैसे करते हैं? वायु क्या है? वायु तो एक समांगी मिश्रण है और इसके घटकों को प्रभाजी आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है। प्रवाह की इस विधि को विभिन्न चरणों में हम देखेंगे। वायु है, इसका दाब बढ़ाकर तापमान कम करके वायु को संपीड़ित और ठंडा किया जाता है, जिससे हमें लिक्विड वायु प्राप्त होती है।
लिक्विड वायु को क्या करेंगे, प्रभाजी आसो कालम में वायु को धीरे धीरे गर्म करते हैं, विभिन्न ऊंचाइयों पर गैसों का पृथक्करण यहाँ पर किया जाता है। जैसे कि जब सबसे पहले ऑक्सीजन -183 डिग्री सेल्सियस पे निकल जाएगी, फिर ऑर्गन निकल जाएगी, नाइट्रोजन निकल जाएगी। तो इस तरीके से जो है वायु को भी प्रभाजी आसवन द्वारा पृथक किया जा सकता है। इसके अलावा वायु के घटकों का पृथक्करण आप देखिए, बिल्कुल यहाँ से यहाँ आपने वायु डाली, फिर उसमें दबाव कम किया, फिर उसके बाद वायु गर्म हो गई, गर्म वायु को जो है यहाँ पर लिक्विड फॉर्म में आ गई। अब इसके बीच में एक स्पाइरल फॉर्म में ये डंडी दी हुई है, जहां पर लिक्विड जो है सॉरी ठंडा जल जो है वो लगातार फ्लो हो रहा है। इसके कारण क्या, इधर से जो गैस आ रही है वो यहाँ गिरने के बाद में क्या होता है, क्योंकि ये पाइप है और पाइप से गैस टच होती है, तो यहाँ पर वो गैस जो है ठंडी होकर फिर पानी में कन्वर्ट हो जाती है। अब यहाँ से ये ठंडी जो वायु है वो क्या होगा, शीतल संपीड़ित वायु यहाँ आ जाती है, और इसमें अलग अलग जो है पृथक करने वाले शुष्क बर्फ के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर हमें मिल गई, और बाकी लिक्विड जो है वो यहाँ मिल गई। प्रभाजी आसवन कालम में यहाँ पर नाइट्रोजन और जो आर्गन है उसके निकलने का रास्ता यहाँ से है, और ये जो बची हुई है वो हमें द्रव ऑक्सीजन यहाँ पर प्राप्त हो गई। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑक्सीजन हमको यहाँ प्राप्त होती है। यदि हम वायु से ऑक्सीजन गैस को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें वायु में उपस्थित दूसरी गैसों को पृथक करना होगा। द्रव वायु प्राप्त करने के लिए पहले वायु पर दबाव बढ़ाया जाता है, फिर ताप को घटाकर उसे ठंडा कर संपीड़ित किया जाता है। इस द्रवित गैस को प्रभाजी आसवन स्तंभ में धीरे धीरे गर्म किया जाता है। यहाँ सभी गैसें विभिन्न ऊंचाइयों पर क्वथनांक के अनुसार पृथक पृथक हो जाती है। फिर वायु में उपस्थित गैसों को उनके बढ़ते हुए क्वथनांक के अनुसार व्यवस्थित करना है। जलघर में जल शुद्ध निकाय। जब वायु को ठंडा किया जाता है तो कौन सा घटक पहले द्रव में परिवर्तित होता है? किसी अशुद्ध नमूने को शुद्ध कॉपर सल्फेट में कैसे प्राप्त कर सकते हैं? किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट कैसे प्राप्त किया जाता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं क्रिस्टलीकरण की विधि द्वारा, क्रिस्टलीकरण के द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, कॉपर सल्फेट को किसी भी अशुद्ध नमूने से। किसी अशुद्ध नमूने में से शुद्ध कॉपर सल्फेट को कैसे प्राप्त करेंगे? तो क्रिस्टलीकरण द्वारा इसे प्राप्त करेंगे। ये चीज आपको यहाँ देखनी है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे चीनी मिट्टी की प्याली में आप क्या अवलोकन करते हैं? क्रिस्टलीकरण विधि का प्रयोग ठोस पदार्थों को शुद्ध करने के लिए काम में लिया जाता है। जैसे समुद्री जल में से जो नमक हम प्राप्त करते हैं उसमें बहुत सी अशुद्धियां हमको प्राप्त होती है। इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए क्रिस्टलीकरण विधि का यहाँ पर उपयोग किया जाता है। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है? यह वह विधि है जिसके द्वारा क्रिस्टल के रूप में शुद्ध ठोस को विलयन से पृथक किया जाता है। क्रिस्टलीकरण विधि साधारण वाष्पीकरण विधि से निम्न कारणों से उत्पन्न होती है। कुछ ठोस विघटित हो जाते हैं तथा कुछ चीनी के समान गर्म करने पर झुलस जाते हैं। छानने के पश्चात भी अशुद्ध विलय पदार्थों को विलायक में घोलने पर विलयन में कुछ अशुद्धियां रह जाती है। वाष्पीकरण होने पर यह अशुद्धियां ठोस को दूषित कर सकती है। तो इस तरीके से जो क्रिस्टलीकरण है वो ज्यादा बेटर होता है वाष्पीकरण से। समुद्री जल द्वारा नमक हम क्रिस्टलीकरण से प्राप्त करते हैं। फिटकरी जो है हमें फिटकरी की क्रिस्टल भी हमें इसी प्रोसेस से प्राप्त होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से प्रकृति में जो भी हमें मिश्रण पाए जाते हैं उनमें अलग अलग टेक्निक से उनको हम यहाँ पर देख सकते हैं। और जलघर जो है वहां से पीने योग्य पानी की आपूर्ति होती है। ठीक है, और पेट्रोल और मिट्टी का तेल जो कि आपस में घुलनशील है के मिश्रण को आप कैसे पृथक करेंगे? तो प्रभाजी आसवन से हम इन दोनों को पृथक करते हैं। पृथक करने की सामान्य विधियां दही से मक्खन अपकेंद्रीय विधि द्वारा, समुद्री जल से नमक जो है क्रिस्टलीकरण द्वारा, और नमक से कपूर जो है वो ऊर्ध्वपातन द्वारा अलग होता है। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन यहाँ पर हम अब देख सकते हैं। ऐसे गुण जिनका हम अवलोकन और वर्णन कर सकते हैं जैसे कि रंग है, कठोरता, दृढ़ता, बहाव,
क्वथनांक, द्रवनांक, ये सब क्या कहलाते हैं? भौतिक गुण कहलाते हैं। अवस्थाओं का अंतर रूपांतरण एक भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि ये परिवर्तन पदार्थों के संगठन में बिना परिवर्तन किए होते हैं, तो और उनकी रासायनिक प्रकृति में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। यद्यपि बर्फ, जल और वाष्प अलग अलग दिखते हैं और ये भिन्न भिन्न भौतिक पदार्थों को दर्शाते हैं, लेकिन रासायनिक रूप जो है इनके समान होते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जल और खाना पकाने वाले तेल दोनों द्रव हैं, लेकिन इनके रासायनिक गुणधर्म अलग हैं। इनकी गंध और ज्वलनशीलता में अंतर है। हम जानते हैं कि तेल हवा में जलता है, जबकि जल जो है वो आग को बुझाने के काम आता है। तेल का ये रासायनिक गुण जल से इसे अलग करता है। जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जलने की प्रक्रिया में एक पदार्थ दूसरे से क्रिया करके अपने रासायनिक संगठन में परिवर्तन लाता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ के रासायनिक गुण धर्म में परिवर्तन लाता है और हमें क्या प्राप्त होता है? रासायनिक परिवर्तन में एक नया पदार्थ हमें प्राप्त होता है। इस रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक प्रतिक्रिया भी कहा जाता है। मोमबत्ती के जलने की प्रक्रिया में भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन दोनों होते हैं। ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देनी है। मोमबत्ती की प्रक्रिया में भौतिक और रासायनिक दोनों परिवर्तन यहाँ पर होते हैं। ठीक है, अब इसमें देखेंगे कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपके कौन कौन से हैं। पेड़ों का काटना भौतिक परिवर्तन है। मक्खन का एक बर्तन में पिघलना उसका भौतिक परिवर्तन है। अलमारी में जंग लगना रासायनिक परिवर्तन है। जल का उबलकर वाष्प बनना भौतिक परिवर्तन है। विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होना तथा उसका हाइड्रोजन ऑक्सीजन गैसों में विघटित हो जाना, विद्युत तरंग का जल में प्रवाहित होकर विघटित हो जाना रासायनिक परिवर्तन। जल में साधारण नमक का घुलना भौतिक, फलों से सलाद भौतिक, लकड़ी और कागज का जलना जो है वो रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, ये आपने यहाँ देखा। शुद्ध पदार्थों के प्रकार। पदार्थों को उनके रासायनिक संगठन के आधार पर तत्वों तथा यौगिकों में वर्गीकृत किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे तत्व की। ठीक है, तत्व। रॉबर्ट बॉयल पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1661 में सर्वप्रथम तत्व शब्द का उपयोग किया। फ्रांस के रसायनज्ञ एंटोनी लॉरेंट लवाइजी ने सबसे पहले तत्व की परिभाषा को प्रयोग द्वारा प्रतिपादित किया। उनके अनुसार तत्व पदार्थ का वह मूल रूप है जिससे रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। तत्वों के साधारणतः धातु, अधातु तथा उपधातु में वर्गीकृत किया जाता है। धातु प्राय दिए हुए निम्न गुणधर्मों में से सभी को या कुछ को प्रदर्शित करती है। ये चमकीली होती है। ये चांदी जैसी सफेद या सोने की तरह पीले रंग की होती है। ये ताप तथा विद्युत की सुचालक होती है। ठीक है, ये सब तत्वों को कहाँ पर चेंज किया है भाई? 3 में, धातु, अधातु और उपधातु तत्वों का वर्गीकरण 3 तरीके से यहाँ पर किया है। ये आप देखो सवाल यहाँ से कॉमन सा है पर बनता है। धातु चमकीली सफेद सोने की तरह, ताप और विद्युत की सुचालक, ये हमने अभी पढ़ा। तन्य होती है, आघातवर्धनी होती है, चादर बन जाती है, प्रतिध्वनि रूप ध्वनि पूर्ण होती है। सोना, चांदी, ये सब क्या है? धातु के उदाहरण है। एक्सेप्शन की बात करें तो जो पारा है वो पारा धातु है और वो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, जबकि साधारणतः जो धातु होती है वो ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो ये सवाल आपका यहाँ से बनता है। अधातु की हमने बात की थी पहले भी, और ये विभिन्न रंगों की होती है, ताप और विद्युत की भूचालक होती है, चमकीली, प्रतिध्वनि, आघातवर्धनीय, तीनों गुण इसमें नहीं होते। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ये सब क्या है? अधातु है। कुछ तत्व धातु और अधातु के बीच के गुणों को दर्शाते हैं, उसे कहते हैं उपधातु, जैसे बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। ये 3 एग्जाम्पल आपको यहाँ पर याद रखने हैं उपधातु के, क्योंकि यही आपको आइडेंटिफाई करने होते हैं, बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अभी तक जो ज्ञात तत्व हैं वो 100 से अधिक हैं। वैसे 108 मैंने कहीं पढ़ा था। इनमें से 92 तत्व प्राकृतिक है, जबकि शेष जो है वो मानव निर्मित है। आपका सवाल बनता है यहाँ से कि तत्व जो प्रकृति में पाए जाते हैं उनकी संख्या कितनी है? तो है 92। अधिकतर तत्व क्या है? ठोस है। 11 तत्व कमरे के तापमान पर गैसें हैं। 2 तत्व यानी पारा और ब्रोमीन जो है वो कमरे के तापमान पर द्रव है, जहां पर पारा जो है आपका वो क्या है? ठोस है, और ब्रोमीन आपका क्या है? सॉरी, ठोस क्या, पारा जो है आपका वो है आपका धातु और ब्रोमीन आपका है अधातु। ठीक है, गैलियम और सीजियम तत्व कमरे के तापमान से कुछ अधिक तापमान पर द्रव अवस्था ले लेते हैं।
यौगिक पर अब आ जाइए आप। यौगिक वह पदार्थ है जिसमें दो या दो से अधिक तत्वों के नियत अनुपात में रासायनिक तौर पर संयोजन से बनते हैं। देखो मिश्रण नहीं है, मिश्रण और यौगिक में बेसिक डिफरेंस है कि जो यौगिक की बात करेंगे उसमें अनुपात जो है वो फिक्स होगा, यानी फिक्स क्वांटिटी में आप लेंगे वे 2:1 या 1:2 या 4:3, और जो मिश्रण होगा उसमें आप मिला सकते हैं। जब दो या दो से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं तो हम क्या पाते हैं, तो मिश्रण हो जाता है वो जनरली, ठीक है। मगर उनमें अगर अनुपात फिक्स है तो वो आपका क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। एक जनरल सा डिफरेंस मैंने आपको यहाँ पर फाइंड आउट करने को दिया। समूह एक द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन है। कौन सी गैस, ये चीजें आपको पढ़ने की बहुत जरूरी है। लोहे के चूर्ण और सल्फर पाउडर को पीसकर मिलाने पर हमें गैस प्राप्त होती है, वो है आपकी हाइड्रोजन, जो कि रंगहीन, गंधहीन, ज्वलनहीन और इसकी ज्वलनशीलता की जांच, भाई बहुत ज्यादा ज्वलनशील होती है। इसका तो हमने 8th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था। 1,50,000 केल्विन ऐसे कुछ इसका टेम्परेचर निकलता है, सबसे ज्यादा ज्वलनशील है हाइड्रोजन। इसकी ज्वलनशीलता जो जांच जो है वो कमरे में हमें बिल्कुल नहीं करनी है। समूह 2 द्वारा प्राप्त गैस हाइड्रोजन सल्फाइड है, यानी लोहे के चूर्ण में सल्फर पाउडर को पीस कर मिश्रण को तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करें और अब ज्वाला को हटा दें और मिश्रण को ठंडा करें तो हाइड्रोजन सल्फाइड आपको मिला है। यानी पहले तो लोहे और चूर्ण को लोहे के चूर्ण और सल्फर को मिलाया था तो हमें हाइड्रोजन मिली, फिर इसको गर्म किया तो हाइड्रोजन सल्फाइड मिली, जिसमें क्या है, रंगहीन गैस और सड़े हुए अंडे जैसी इसमें बदबू आती है। फिर उसके बाद में समूह 1 की क्रिया के फलस्वरूप भौतिक परिवर्तन हुआ, जबकि 2 की क्रिया के फलस्वरूप क्या हुआ, रासायनिक परिवर्तन हुआ। समूह 1 द्वारा प्राप्त सामग्री दो पदार्थों का मिश्रण है जिसमें लोहा और सल्फर है, ठीक है। अब मिश्रण और यौगिक, ये आप इसमें डिफरेंस यहाँ पर देखिए। तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते। तत्व क्रिया करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। मिश्रण का संगठन जो है वो परिवर्तनीय होता है, नए घटक का संगठन जो है वो सदैव स्थायी होता है। मिश्रण जो है उसमें उपस्थित घटकों के गुणधर्मों को दर्शाता है, जबकि यह जो यौगिक बनता है वो नए जो पुराने गुणधर्म है उससे बिल्कुल भिन्न होता है, इसमें नए ही गुणधर्म सामने आते हैं। घटकों को भौतिक विधियों द्वारा सुगमता से पृथक किया जा सकता है मिश्रण में, जबकि इसमें क्या होगा कि या तो आपको रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही इसको पृथक किया जा सकता है। मिश्रण का गुण उन दोनों मिले हुए तत्वों के गुण के समान है। समूह 2 द्वारा प्राप्त सामग्री जो है वो यौगिक है। दोनों तत्वों की तीव्रता से गर्म करने पर हमने यौगिक पाया जिसका गुण मिले हुए तत्वों से पूरी तरह से भिन्न है। यौगिक का संगठन पूरे पदार्थ में समान है। हम यह भी देख सकते हैं कि यौगिक के बनावट और रंग भी सभी स्थानों पर समान है। इस प्रकार संक्षेप में हम पदार्थ की भौतिक तथा रासायनिक प्रवृत्ति को निम्न आरेख द्वारा व्यवस्थित कर सकते हैं। पदार्थ, शुद्ध और मिश्रण। पदार्थ को दो भागों में बांटा है, शुद्ध अशुद्ध को या मिश्रण को। मिश्रण का क्या होगा, कोई नियत संगठन नहीं होगा। शुद्ध पदार्थ, तत्व और यौगिक दो प्रकार के होंगे। तत्व सरल पदार्थों में विभक्त नहीं किए जा सकते, जबकि यौगिक जो है वो नियत संघटक होते हैं जिन्हें रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा विघटित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए तत्वों में क्या है, कॉपर, ऑक्सीजन, लोहा, हाइड्रोजन है, और यहाँ पर यौगिक की बात करें तो जल, मीथेन, चीनी, नमक, ये सब यौगिक है। मिश्रण जो है वो दो प्रकार के हैं, समांगी और असमांगी। समांगी में जितने भी घटक है वो समान होंगे, जैसे कि ठोस के साथ मिलेगा, द्रव द्रव के साथ मिलेगा, नींबू की शिकंजी, और गैस गैस के साथ मिलेगा, जैसे आपका वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब मिली हुई समांगी मिश्रण है। उदाहरण के लिए जल में चीनी, जल में नमक, कार्बन डाई सल्फाइड में सल्फर, जल और एल्कोहल आदि। विषमांगी मिश्रण क्या हो गया, असमान घटक हो गया, यानी मिट्टी, बालू तथा नमक, चीनी और नमक, लकड़ी, रक्त तेल में जल, यानी जो आपस में नहीं मिलते, अलग अलग जिनको पृथक पृथक किया जा सकता है, वो क्या है, आपका विषमांगी मिश्रण है यहाँ पर, ठीक है। चार्ट आपका था यहाँ पर। आपने क्या सीखा, मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ किसी भी अनुपात में मिले होते हैं, ठीक है, और फिक्स अनुपात में मिले तो यौगिक।
मिश्रण को पृथक करने के लिए उचित विधियों को से शुद्ध पदार्थों में पृथक्करण किया जा सकता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। विलयन के बड़े अवयवों को विलायक तथा अवयव को विलेय कहते हैं, यानी जिसको घोला जाता है उसको विलेय कहते हैं। विलयन की सांद्रता उसके इकाई आयतन में उपस्थित विलेय का द्रव्यमान या आयतन है। वह पदार्थ जो विलायक में अघुलनशील तथा आंखों से देखा जा सकता है निलंबन कहलाता है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण होता है। कोलाइड क्या है? एक विषमांगी मिश्रण है जिसमें कणों का आकार इतना छोटा है कि उन्हें सरलता से देखा तो नहीं जा सकता, किंतु इतना बड़ा है कि वो प्रकाश को फैला देने में सक्षम होते हैं। कोलाइड उद्योग में दैनिक जीवन में महत्वपूर्ण है। विलेय कणों को परिक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं तथा विलायक जिसमें पूरी तरीके से वितरित होते हैं उसे परिक्षेपण माध्यम कहते हैं। शुद्ध पदार्थ तत्व या यौगिक हो सकते हैं। तत्व पदार्थ का मूल रूप होता है जिसे रासायनिक क्रिया द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। यौगिक वह पदार्थ है जो 2 या 2 से अधिक तत्वों की स्थिर अनुपात में रासायनिक रूप से संयोजन से निर्मित होता है। यौगिक के गुण उसमें निहित तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं, जबकि मिश्रण में उपस्थित तत्व यौगिक अपने अपने गुणों को दर्शाते हैं। निम्नलिखित को पृथक करने के लिए आप किन विधियों को यूज करेंगे? सोडियम क्लोराइड को जल के विलयन से पृथक करने के लिए NaCl को जल में से करना है तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया में यहाँ काम ले सकते हैं। अमोनियम क्लोराइड को सोडियम क्लोराइड अथवा अमोनियम क्लोराइड से पृथक करना है तो यहाँ पर हम ऊर्ध्वपातन की प्रक्रिया काम में लेंगे, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड ऊर्ध्वपातन का गुण दर्शाता है। धातु के छोटे कण को कार के इंजन ऑयल से, तो यहाँ पृथक्करण की जो कीप है ना, या उससे हम इसे धातु के छोटे टुकड़े को कार के इंजन ऑयल से पृथक करना है तो पृथक करना या फिर छान कर हम इसे यूज ले सकते हैं। दही से मक्खन जो है वो अपकेंद्रण विधि द्वारा हम पृथक कर सकते हैं। मशीन है इसकी, उसके द्वारा। जल से तेल निकालने के लिए पृथककारी कीप जो है उसका हम उपयोग यहाँ पर करते हैं। चाय से चाय पत्ती छान कर हम अलग करते हैं। बालू से लोहे के पिनों को चुंबक के द्वारा हम अलग कर सकते हैं। भूसे से गेहूं के दानों को पृथक करना, ये इसको क्या शब्द, वो भूसे से गेहूं के दानों को वायु द्वारा, वायु चलाकर जो करते हैं उसका एक पर्टिकुलर नाम भी दिया है। 6th स्टैंडर्ड की बुक के 4th चैप्टर में इसका नाम आता है। उससे अलग कर सकते हैं कि हम ऊपर से नीचे अगर दानों को गिराएंगे तो भूसा जो है वो तीव्र गति से हवा के साथ उड़ जाता है और दाने जो है वो नीचे आ जाते हैं। पानी में तैरते हुए महीन मिट्टी के कण को पानी से अलग करने के लिए निथारने की प्रक्रिया हम यहाँ पर काम में लेंगे। पुष्पीय पंखुड़ियों के निचोड़ से विभिन्न रंजकों को पृथक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी हम यूज में लेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्रोमेटोग्राफी विभिन्न रंजकों को अलग अलग करने के लिए यहाँ पर हम यूज ले सकते हैं। ठीक है, कौन सी वस्तुएं शुद्ध पदार्थ है? बर्फ शुद्ध है, दूध शुद्ध है, लोहा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड, इसी किस एंगल पे किया गया है। खैर ये आप फिर बाद में देख लीजिए शुद्ध अशुद्ध से वैज्ञानिक तौर पे करना है या कैसे करना है। टिंडल प्रभाव को कौन प्रदर्शित करेगा? दूध करता है। स्टार्च विलयन कॉपर सल्फेट का विलयन और नमक का घोल नहीं करेगा, और कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं करेगा, स्टार्च विलयन करेगा। ठीक है, फिर इसके बाद तत्व यौगिक और मिश्रण में वर्गीकृत यहाँ पर इनको करना है। कौन से परिवर्तन रासायनिक हैं? तो लोहे में जंग लगना और मोमबत्ती का जलना, भोजन का पाचन, खाना पकाना भौतिक परिवर्तन है, पौधे की वृद्धि भौतिक परिवर्तन है, ये भी भौतिक परिवर्तन है, ये भी भौतिक परिवर्तन। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस नहीं दिए हैं। इसी के साथ चैप्टर नंबर 3 हमारा यहाँ पर शुरू होगा, तो इसी के साथ ही चैप्टर नंबर 2 हमारा फिनिश होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।